हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज एसेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर। तो हम इस चैप्टर में एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एयर एंड वाटर कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बिना हवा के और बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमारी पूरी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, एयर एंड वाटर पे डिपेंड करती है। ओके, so let's start the chapter, but before starting the chapter, here are some chapter objectives. First point, air. Next point, properties of air. Next one, layers of atmosphere. Next one, importance of the atmosphere. Next one, air pollution. Next is water. Next one, impurities in water. Next one is purification of water. Next one is purification of drinking water. So let's start the chapter. So the first topic is air. The Earth is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. It extends up to a few hundred kilometers above the Earth. Air is a mixture of gases. It contains 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% carbon dioxide, 0.97% water vapor and other gases. Of all the gases present in the air, oxygen is the most important. All living things breathe in air to get oxygen. When we breathe in air, the oxygen from the air is absorbed by the blood and taken to different parts of the body, and carbon dioxide is given out. Oxygen in the air is also needed to burn fire. यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताया गया है कि हमारा जो अर्थ है वो एकदम किससे सराउंडेड है, एनवलप ऑफ एयर से सराउंडेड, जिसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। ओके, एंड ये एक्सटेंड करता है अबाउट अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर अबाउट द अर्थ। ओके, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया गया, जैसे आप इस पाई चार्ट में भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर दिखाया गया है, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, डेट इज 78%, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.97% वाटर वेपर और दूसरे टाइप की गैसेस है। ओके, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हवा तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि कितना परसेंट है, 21% है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो कि हवा में डिजोल्व होता है उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। ओके, लंग्स के थ्रू, लंग्स की मदद से जब वो फिल्टर आउट हो जाता है, एंड फिर जो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में रीच करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में रीच करता है। ओके, और हम क्या, कौन सी गैस को रिलीज कर देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये भी बताया गया स्टूडेंट कि जो ऑक्सीजन है वो जरूरी है आग को जलाने के लिए। अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे तो जो फायर है वो नहीं जल पाएगी। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ओके, properties of air. So in this the point number 1 is air occupies space and has weight. Air जो है वो space को occupy करता है, उसका weight भी है। Okay, let us perform the activity to know that air occupies space and has weight. Okay, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट कुछ एक्टिविटी दी गई है। Okay, so आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी खुद करना है, and you can also take the help of your parent or elder. Okay students, now the next point is air exerts pressure. We have learned that air occupies space and has weight. Anything that has weight exerts pressure. So air also exerts pressure. The pressure exerted by air is called atmospheric pressure. हमने अभी पढ़ा कि जो एयर है वो स्पेस और वेट को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि हम हवा को देख तो नहीं सकते, हम उसे छू भी नहीं सकते, पर हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, और जो हवा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बलून में हवा को फील करा, तो हवा ने क्या करा, वो जो स्पेस थी बलून की, जो खाली स्पेस थी, उसको ऑक्यूपाई कर लिया और बलून का वेट भी इंक्रीज हो गया। अगर आप दोनों का वेट देखोगे, खाली बलून है और एक इन्फ्लेटेड बलून है जिसमें हवा भरी हुई है, दोनों का वेट देखोगे तो जिस बलून में हवा भरी है उसका वेट ज्यादा होगा, और जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है उसका वेट एकदम कम होगा। ओके, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया है कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका वेट भी होता है। ओके, और आपका सेकंड पॉइंट दे रखा है कि एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। अब जिस भी चीज का वेट होता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता ही है। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का भी वेट है, तो हम भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस एरिया में हम बैठते हैं वहां पर एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हवा है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है क्योंकि उसका वेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आपको ये एक्टिविटी खुद करना है, और यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और एल्डर। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग।
एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर बर्निंग। अब हवा जो है वो क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन गैस को कंटेन करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है बर्निंग के लिए, आग को जलाने के लिए। अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो आग जो है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगी। ओके, अब आपको स्टूडेंट आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी भी आपको खुद करना है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और एल्डर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो एटमोस्फेयर है हमारा वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। This is the first layer above the earth surface. Changes in the weather occurs in this layer. Okay, तो ये सबसे पहली लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस की, और यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, जब जैसे कि कभी एकदम से सूरज की रोशनी आ जाती है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है। ओके, now the next type of sphere is stratosphere. Okay, this is the second layer. Many jet aircraft fly in this layer. Ozone gas is present in this layer. Ozone absorb harmful ultraviolet rays from the sun. These rays can cause skin cancer. अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये सेकंड लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। ओके, एंड इसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, ओजोन जो है वो भी इसी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही प्रेजेंट होता है, और ये जो ओजोन है क्या ऑब्जर्व करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है, हमें बचाता है उस चीज से। ठीक है, जो कि ये जो रेज है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो क्या कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है अगर वो डायरेक्टली हम तक पहुंच गई। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लेयर इज मेसोस्फेयर. This is the third layer. Meteoroids or the small rocks moving about in space burn out in this layer and therefore do not reach the surface of the earth. अब ये जो मेसोस्फेयर है ये हमारी तीसरी लेयर है। ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ना जो स्पेस से आते हैं, वो इसी लेयर में ही आते हैं, इसी लेयर में ही टकराते हैं। ओके, एंड दे बर्न आउट ऑन दिस लेयर ओनली। ठीक है, ये इसी लेयर पे ही बर्न आउट करते हैं, एंड देयरफॉर डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कुछ होते हैं पत्थर जो पहुंच जाते हैं अर्थ के सरफेस में, कुछ होते हैं जो नहीं पहुंच पाते, वो आग वहीं पर जलकर एकदम से राख बन जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दे रखा है ये किसके बारे में, मेसोस्फेयर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेयर इज थर्मोस्फेयर. दिस इज द फोर्थ लेयर. स्पेस शटल्स मूव अबाउट इन दिस लेयर. थर्मोस्फेयर जो है वो मेसोस्फेयर के ऊपर आता है, ये फोर्थ लेयर है, और यहाँ पर जो स्पेस शटल्स है वो मूव करते हैं। ठीक है, now next type of layer is exosphere. This is the fifth layer of the atmosphere. Exosphere सबसे आखिरी में है। ठीक है, ये फिफ्थ लेयर है एटमोस्फेयर की। ओके स्टूडेंट्स, now the next point is importance of the atmosphere. The atmosphere play a very vital role in sustaining life on the earth. अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, The atmosphere provides oxygen for breathing to all living things. Atmosphere जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एटमोस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। नाउ नेक्स्ट वन, एटमोस्फेयर आल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ। एटमोस्फेयर जो है वो हीट को ट्रैप करता है, सन से जो हीट होती है उसे ट्रैप करता है और मेंटेन करता है एक राइट टेम्परेचर on the earth. Okay, now next point, the ozone layer present in the atmosphere protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun. These rays cause skin cancer and problem in the eyes. So student, जो ओजन लेयर है वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, जो कि हमें किससे बचाता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ओके, एंड अगर ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंच गई तो क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था स्किन कैंसर हो सकता है या फिर आईज में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो ओजन लेयर जो एक प्रोटेक्शन लेयर है हमारा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज एयर पॉल्यूशन. The presence of unwanted material in the air which are harmful for plants and animals is called air pollution. These undesirable substances are called pollutants. Smoke and dust are the main pollutants of air. Air pollution causes many diseases like asthma, bronchitis, and other respiratory disorders. It kills plants and trees by damaging their leaves. It is responsible for the depletion of the ozone layer.
ओके, सो यहाँ पर हमें बताया गया है एयर पोल्यूशन के बारे में, यानी कि कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो हमारे हवा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मिक्स हो जाते हैं वो अदर गैसेस के साथ, और वो एयर को और भी ज्यादा पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री का जो स्मोक होता है वो जब हवा में जाता है तो वो हवा को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। ऐसे ही गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो भी हवा को पोल्यूट कर देता है। ओके, सो ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। एंड स्मोक एंड डस्ट जो है ये कुछ मेन पोल्यूटेंट्स है हवा के। ओके, अब ये जो पोल्यूशन है इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि एज्मा होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रोंचिट्स है, और भी कुछ अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। ओके, और ये जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज को भी मार देता है। ठीक है, एंड ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजन लेयर। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको एयर पोल्यूशन का पिक्चर दे रखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब कैसे हम इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 इज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑटोमोबाइल शुड बी चेक रेगुलरली सो दैट दे डू नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेस। जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल्स है उनको हमेशा हर दिन हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि कोई हार्मफुल गैसेस वो रिलीज ना करे। अब आपने देखा होगा अब तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी व्हीकल्स चलने लग गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज we should use renewable forms of energy like the sun and the wind which are non polluting। हमें renewable form of energy को यूज करना चाहिए, जैसे कि सन हो गया, विंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम अपनी हवा को पोल्यूशन से बचा सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज we should use non-polluting fuels like CNG for cars and buses। हमें cars and buses के लिए CNG यानी कि compressed natural gas यूज करना चाहिए। ओके, now the next topic in this one is water। Water is as important as air for our survival। We need water to drink when we are thirsty। We cannot stay thirsty for long। Plants too cannot live long without water। Water is also needed for cooking, bathing, working, and construction work. It is important for us to drink pure water। The purest form of natural water is the rainwater। Rainwater can dissolve substances from the air, collect dirt, certain living and dead living things, and other impurities। This water must be purified and made suitable for drinking। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया कि जैसे हमारे लिए एयर जरूरी है सर्वाइवल के लिए, वैसे पानी भी जरूरी है। हम पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। ओके, एंड प्लांट्स जो है वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते। अगर पानी के बिना क्या हो जाएगा, उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी कि वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ओके, सो वाटर जो है हमें ह्यूमंस को किस लिए चाहिए होता है, कुकिंग के लिए चाहिए होता है, बेदिंग के लिए, वर्किंग के लिए चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चाहिए होता है। ओके, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें साफ सुथरा पानी ही पीना चाहिए, प्योर वाटर ही पीना चाहिए। और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है वो क्या है, रेन वाटर है। पर जो रेन वाटर उसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें पानी को अच्छे से फिल्टर करना चाहिए, बॉइल करना चाहिए, तभी उसे पीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now the next point in this is impurities in water। The substances that make the water unfit to use are called impurities। Impurities are of two types। अब वो substances जो पानी को unfit बना देते हैं, पीने लायक नहीं बनाते हैं, उसे हम impurities बोलते हैं। और impurities जो है वो दो तरीके की होती है। Okay, first is soluble impurities। All those impurities that can dissolve in water are called soluble impurities। For example, salts of potassium and magnesium। ओके, जो भी इम्प्योरिटीज जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है पानी में उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इसके एग्जांपल आपको दे रखा है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट इज insoluble impurities। All those impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities। For example, sand and mud। वो impurities जो पानी के साथ अच्छे से मिलती नहीं है, घुलती नहीं है, उसे हम insoluble impurities बोलते हैं। और इसके एग्जांपल आपको दे रखा है sand and mud। ओके, now the next topic in this one is purification of water। रिमूविंग ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, कि कैसे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं स्टूडेंट वो तो अच्छे से मिल जाते हैं पानी में, पर जो इनसॉल्युबल है उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ मेथड बता रखे, जैसे कि फर्स्ट मेथड आपको बताया है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। द सिंपल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज द सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस
In this process, the impure water, such as a mixture of mud and water, is taken in a beaker. The mixture is allowed to stand for some time undisturbed. The insoluble mud settles down at the bottom. This process is known as sedimentation. Water forms the clean upper layer. The clear water is transferred to another beaker with the help of a glass rod by taking care that the sediment is not disturbed. This process is known as decantation. तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर बताया गया सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में कि मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम पानी को पहले अच्छे से घोलते हैं, ठीक है, वो पानी हमें पता है कि वो जो इम्प्योरिटीज है वो बिल्कुल भी घुलेगी नहीं पानी के साथ, वो नीचे ही रह जाएगी। तो हम थोड़ी कुछ मिनट के लिए हम वेट करेंगे और वो इम्प्योरिटीज जब नीचे आ जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिट्टी हो गया, सैंड हो गए, तो सैंड के पार्टिकल जब नीचे की तरफ चले जाएंगे तो पानी हमें ऊपर की तरफ साफ ही मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो नीचे की तरफ ही रह जाते हैं, पानी अच्छा पानी जो है वो ऊपर की तरफ होता है। अब जो अच्छा पानी ऊपर की तरफ है, ऊपर की लेयर में है, उसको हम दूसरे बीकर में पोर करेंगे, डालेंगे, ठीक है। तो जब हम दूसरे बीकर में उसे पुट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन बोलते हैं। यानी कि हम डिकैंट कर रहे हैं, पानी को वेकेंट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे बीकर में पुट कर रहे हैं और जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ ही रह रहे हैं। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर आपने यहाँ पर देखा। अब कैसे वो जो मिक्सचर है मड एंड वाटर में, मड एंड वाटर का, उसमें मड जो है वो नीचे की तरफ रह गया और जो अच्छा पानी है वो ऊपर की तरफ है। जब आप उस अच्छे पानी को दूसरे बीकर में डालते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकैंटेशन बोलेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी दे रखी है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, आपको ये एक्टिविटी खुद करना है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और एल्डर। ओके, so here it is saying that the process of removing insoluble impurities from water by using a filter paper is called filtration. Sometimes if a filter paper is not available, people use cloth filter and sieves to carry out filtration. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि वो प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हम उसके लिए फिल्टर पेपर यूज करते हैं, कुछ एक टाइप का फनल यूज करते हैं, ठीक है, छानने के लिए। और जो पुराने टाइम में लोग जो है वो कपड़े को यूज करते थे पानी को छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूविंग ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। हमने अभी ऊपर पढ़ा रिमूविंग ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अब हम पढ़ेंगे रिमूविंग ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के बारे में। ओके, सो इसमें पॉइंट नंबर 1 आपको दिया है इवेपोरेशन। इन दिस मेथड वी हीट द सॉल्यूशन containing soluble impurities like salt. After some time water gets evaporated, changes into steam and the impurities left behind. Okay, तो इस मेथड में क्या होता है evaporation में कि पानी जो है वो हम सन के तरफ रख देते हैं, ठीक है, सन के सामने रख देते हैं। जैसे कि आपने जो सॉल्ट वाटर लेक हो गया, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा, या फिर आपने गुजरात साइड में देखा होगा कि वहां पर एक जगह अलग से बना दिया जाता है ताकि जो पानी है वो सन के एकदम सामने रहे, पानी इवेपोरेट हो जाए। और पानी जैसे ही इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट के लम्स रह जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, उससे सॉल्ट मिलता है, नमक मिलता है, और वही नमक हम यूज करते हैं खाने में। ओके, सो यहाँ पर भी हमें यही बताया गया है कि आफ्टर सम टाइम द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड इट जस्ट चेंजेस इनटू स्टीम। द वाटर वेपर में चेंज हो जाता है वो जो वाटर है, एंड इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे ही रह जाती है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इवेपोरेशन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज डिस्टिलेशन। In distillation, impure water is heated till it starts boiling. On boiling, the water evaporates and the impurities remain behind. The water vapor enters the condenser, which is kept cool by the cold water circulating around it. On entering the cool condenser, the hot steam or water vapor changes into water again. It collects in the it collects It collects in the flask below. Distilled water is the purest form of water. It does not contain any impurities or germs. The impurities that were dissolved in the water are left behind in the heating flask. This water is mainly used in car batteries, science experiments, and in medicines. सो स्टूडेंट हमें यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है जिससे हम इम्प्योर वाटर को प्योर फॉर्म में कर सकते हैं। इम्प्योर वाटर को जब हम हीट करते हैं और जैसे ही वो बॉईल होने लग जाता है, सो जैसे ही बॉइलिंग होता है तो वाटर क्या होता है, ऑब्वियसली इवेपोरेट हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ रह जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि कैसे पानी को बॉईल किया जा रहा है और पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ रह गई है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वाटर वेपर एंटर करता है कंडेंसर को, जैसे आप
आप इस फिगर में भी देख सकते हो, जब वो एंटर करता है कंडेंसर को तो वो कूल डाउन हो जाता है, और जब कूल डाउन होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने नेचर में भी देखा है, वाटर साइकिल में भी क्लाउड फॉर्म होते हैं, तो इस कंडेंसेशन में वापस वो पानी के फॉर्म में जा रहा है, कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑन एंटरिंग द कूल कंडेंसर, द हॉट स्टीम जो होता है वाटर वेपर का, या फिर वाटर वेपर जिसे हम बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है किसमें, पानी में फिर से, एंड फिर वो कलेक्ट हो जाता है एक फ्लास्क में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। एंड डिस्टिल वाटर जो है एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जो कि कोई भी तरीके की इम्प्योरिटीज या जर्म्स को कंटेन नहीं करता है। ओके, इम्प्योरिटीज जो कि डिजोल्व हो गई थी पानी में वो पीछे रह जाती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। एंड ये जो वाटर है इसको हम ज्यादा जनरली हम किस में यूज करते हैं, कार बैटरीज में यूज करते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट में और मेडिसिन में, ठीक है। Now the next topic in this one is purification of drinking water. Impure water is harmful to us and leads to many diseases. So we must drink pure water. We can purify water by using the following method. तो impure water को अगर हम पी लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसीलिए हमें पानी को अच्छे से फिल्टर आउट करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए पीने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। वाटर इज हीटेड फॉर 10 मिनट्स, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स द वाटर प्योर। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर। तो बॉइलिंग जब हम करते हैं 10 मिनट तक, तो इससे क्या होता है कि जर्म्स जो है वो मर जाते हैं और पानी को एकदम शुद्ध बना देता है, ठीक है। बॉइलिंग करने से पानी जो एकदम प्योर बन जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लोरीनेशन। Addition of chlorine tablets in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. मतलब जब हम क्लोरीन टैबलेट को पानी में डालते हैं तो पानी जो है वो एकदम प्योर बन जाता है, उसमें जो जर्म्स थे वो मर जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एक से ज्यादा टैबलेट नहीं डालनी है, ठीक है। Now the next point, water purifier. In some houses we get purified water from electric water purifier. बहुत सारे घर में या कुछ घर में हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर प्यूरिफायर देखने को मिलता है, आरओ देखने को मिलता है, जो कि पानी को फिल्टर करता है और हमें एकदम प्योर वाटर देता है। ओके, now student, before moving further, there is a point given, boost your mind. The property of water dissolving so many types of substances makes it very useful to living organisms in their life processes. Water dissolves mineral gases and other body chemicals and carries them from one part of the body to another. It also helps in removing waste product from our body. तो ये जो पानी है, ये पानी अपने अंदर बहुत सारी चीजों को लेता है, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है, कुछ अच्छी चीजें भी होती है, और ये जो पानी है ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको लिखना है, ओके, और अच्छे से याद भी करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू the summary point, that is the main points. Okay, the main points. So point number 1 is the atmosphere extends up to a few hundred kilometers above the earth. Next one, the pressure exerted by air is called atmospheric pressure. Next one, air contains oxygen which is needed for burning. Next one, the presence of unwanted material in the air which are harmful for plants and animals is called air pollution. Next one, air pollution causes many diseases like asthma, bronchitis and other respiratory disorders. Next one, rainwater can dissolve substances from the air, collect dirt, certain living and dead things and other impurities. Next one, the substances that make the water unfit to use are called impurities. Next one, impure water is harmful to us and leads to many diseases, so we must drink pure water. Next one, addition of chlorine tablets in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. Okay. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।